जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है विद्यालयपुर के इस यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर, जिसमें हम आज फिर आपके लिए लेकर आ गए हैं महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2025 के लिए मिक्स्ड क्वेश्चंस की क्लास, जिसमें हम आज आपको क्वेश्चंस जो कि आपके प्रैक्टिस सेट्स चल रहे हैं वो सीरीज आपकी कंटिन्यू करेंगे। और अभी तक आपको 2 प्रैक्टिस सेट हमने कर चुके हैं, प्रैक्टिस सेट 1 और 2 आपका कंप्लीट हो चुका है। अब आज आपका जो है थर्ड प्रैक्टिस सेट स्टार्ट होने वाला है। और अब आपका जब तक एग्ज़ाम है तब तक हम रोज़ आपको प्रैक्टिस सेट्स कराएंगे। तो अगर अभी तक आपने वो जो लास्ट 2 प्रैक्टिस सेट हुए हैं वो अगर आपने अभी तक नहीं देखे हैं तो हमारी जो एक चैनल है, चैनल के आप प्लेलिस्ट में जाइए और प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ से आप ये दोनों सेट और जो भी आपका महिला पर्यवेक्षक की जितनी भी क्लासेस डली हैं, अगर अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो प्लीज़ हमारी जो प्लेलिस्ट में जाएंगे और महिला पर्यवेक्षक की जितनी भी क्लासेस हैं आप अगर फुल स्पीड करके भी देखेंगे तो अभी तक आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो भी आप 155 प्लस क्वेश्चंस के आंसर आपके एग्ज़ाम में सही देंगे। इतना हमने आपको कंटेंट दे दिया है, आपके ये पूरा यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। आपने अभी तक भी नहीं पढ़ा है तो जाइए और इन सभी कंटेंट को थोड़ा स्पीड तेज करके आप देख सकते हैं इन सभी क्लासेस को। और इन क्लासेस में आपको 155 प्लस क्वेश्चंस आपके एग्ज़ाम में सही होने के पूरे चांसेस हैं। तो अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज़ इन क्लासों को भी ज़रूर देखिएगा। और इनकी पीडीएफ अगर आपको चाहिए तो पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ भी मिल जाएगी। आज थोड़ा सा तबीयत ख़राब है तो इसके कारण से थोड़ा सा क्लास में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन हम कोशिश करेंगे आपकी अच्छे से भी अच्छा क्लास का कंटेंट आपको आज की क्लास में हम दें। तो देखिए आज का प्रैक्टिस सेट हमारा थर्ड है और ये प्रैक्टिस सेट थर्ड में हम आपको फिर से 60 प्लस क्वेश्चंस आपको कंप्लीट कराएंगे आज की क्लास में। और जैसा कि सभी को पता है कि हमारी जो क्लासेस होती हैं, क्योंकि ये अभी प्रैक्टिस चल रही है तो हम आपको थोड़ा स्पीड तेज़ से कराते हैं ताकि आप आपका टाइम पर कंप्लीट हो जाए और आपका कम टाइम लगे और ज़्यादा से ज़्यादा आपको कम टाइम में क्वेश्चंस को कंप्लीट कर सकें। तो बिल्कुल अगर आपको स्पीड तेज़ लगे तो आप स्लो कर सकते हैं अपने चैनल पर जाकर और वहाँ से स्पीड को स्लो भी कर सकते हैं। नहीं तो आपको अगर इतनी स्पीड सही लग रही है तो आप इतनी स्पीड में भी क्लास को देख लीजिएगा। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, है ना, और क्लास को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगर क्लास आप लोग शेयर नहीं कर रहे हैं लेकिन ये गलत बात होती है, तो प्लीज़ सभी लोगों से निवेदन है कि आप सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दिया करें। क्लास लेते हैं, बहुत अच्छी बात है, आप क्लास लेते हैं, आप पढ़ रहे हैं, और बस आप थोड़ा सा और इतना सा काम कर दिया करें कि आप क्लास को शेयर ज़रूर किया करें। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट कर देते हैं। थोड़ा स्पीड में क्लास रहेगी तो सभी लोग क्लास को अच्छे से एंजॉय करना, ज़्यादा से ज़्यादा देखिएगा और हर एक क्वेश्चंस को समझ कर पढ़िए और उसका आंसर दीजिए। लास्ट में कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताइएगा कि आपको आपके जो 60 क्वेश्चंस रहेंगे उसमें से कितने आपके क्वेश्चंस सही हुए हैं। तो आप 60 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए ज़रूर हमको लिखकर बताइएगा। चलिए अब हम हमारी क्लास को स्टार्ट कर देते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, बताइएगा। देखिए ये स्वास्थ्य और पोषण से संबंधित क्वेश्चंस हैं, ठीक है। चलिए बताइए कि टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सिरिंज और सुई को संक्रमित करने का उपकरण कहलाता है। बताइए जो टीकाकरण के लिए प्रयुक्त सिरिंज और सुई को संक्रमित करने का उपकरण क्या कहलाता है। ऑटोक्लेव कहेंगे इसे, या होमोजीनाइजर कहेंगे, या फिर सेंट्रीफ्यूज कहेंगे, या फिर सॉक्सलेट कहेंगे। बताइए क्या। देखिए कोई भी टीकाकरण मतलब वैक्सीन जब की जाती है तो उसमें जो भी सुई या सिरिंज का हम प्रयोग करते हैं तो उसको संक्रमित करने का एक उपकरण होता है जो कि उसको क्या कर देता है,
डिसइंफेक्टेड कर देता है। तो वही उपकरण का पूछ रहे हो, उस उपकरण को क्या कहते हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उसे ऑटोक्लेव कहा जाता है। क्या कहा जाता है उसको? ऑटोक्लेव कहा जाता है। ऑटोक्लेव एक ऐसा उपकरण होता है जिसमें क्या होता है, संक्रमित सुई को भी संक्रमित किया जाता है। तो राइट आंसर ऑटोक्लेव हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि मुंह की लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा है? बताइए, हमारे मुख में जो लार पाई जाती है उसमें कौन सा एंजाइम पाया जाता है? तो एमाइलेज पाया जाता है, लैक्टेज पाया जाता है, सुक्रेज पाया जाता है, या फिर टाइलिन पाया जाता है। इन्होंने एंजाइम पूछा है, आप ध्यान से पढ़े है ना। इन्होंने एंजाइम पूछा है कि मुँह की लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। तो देखिए कौन सा पाया जाएगा? एमाइलेज क्या होता है? प्रोटीन होता है, ठीक है। और टाइलिन क्या है? तो टाइलिन एक एमाइलेज है, सॉरी एंजाइम है। क्या है ये? एंजाइम है। तो ये जो हमारी मुंह की लार में पाए जाने वाला जो एंजाइम होता है वो कौन सा एंजाइम है? तो टाइलिन एंजाइम है, ठीक है। राइट आंसर टाइलिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? सभी लोग क्लास को शेयर करते हुए ज़रूर चलेंगे, है ना। सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर करते हुए चलेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। पसंद आती है क्लास तो लाइक भी करेंगे और कमेंट्स भी करते चलेंगे, ठीक है। तो आप लोग शेयर ज़रूर कीजिएगा। आप लोग क्लास शेयर नहीं करते, प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निराश्रित बाल गृह योजना में निराश्रित बच्चों को दी जाने वाली अनुदान राशि क्या है? जो निराश्रित बाल गृह योजना है उसके अंदर जो निराश्रित बच्चे हैं उनको कितने रुपए की अनुदान राशि देते हैं? 400 रुपये, 300 रुपये, या 350 रुपये, या 250 रुपये? बताएं कितनी देते हैं निराश्रित बाल गृह योजना के अंतर्गत? तो देखिए निराश्रित बाल गृह योजना के अंतर्गत जो निराश्रित बच्चे हैं उनको कितनी राशि दी जाती है? तो 250 रुपये की राशि दी जाती है। कितनी दी जाती है? 250 रुपये की राशि दी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 250 रुपये, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए, ट्रिपल एंटीजन टीका लगाया जाता है। ट्रिपल एंटीजन टीका लगाया जाता है किसमें? पोलियो में लगाया जाता है, या फिर तपेदिक मतलब टीबी में लगाया जाता है, या फिर संक्रामक रोगों में लगाया जाता है, या फिर काली खांसी में लगाया जाता है? बताइए ट्रिपल एंटीजन जो टीका होता है वो किस में लगाया जाता है? राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? बताएं। तो देखिए ये जो ट्रिपल एंटीजन टीका जो होता है ये किस में लगाया जाता है? तो ट्रिपल एंटीजन टीका जो है वो काली खांसी में लगाया जाता है। किस में लगाया जाता है? काली खांसी में, जिससे व्हूपिंग कफ भी बोला जाता है ना। डीपीटी जो रहता है, डीपीटी का लगाया जाता है ना, जिसमें पर्टुसिट्स भी कहा जाता है काली खांसी को। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? काली खांसी में लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रक्त का थक्का जमने में कौन सा विटामिन उपस्थित होता है? बताइए किसकी उपस्थिति के कारण रक्त का थक्का जम जाता है? ठीक है, रक्त का थक्का बनता है। विटामिन के, विटामिन ई, विटामिन डी, या फिर विटामिन सी? बताएं राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। और सभी आप एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बताइए कि रक्त का थक्का कौन से विटामिन की उपस्थिति में बनता है? बताएं। सभी लोग आंसर को लगाते हुए साथ साथ चलेंगे और बताएंगे कि विटामिन कौन रक्त का थक्का बनता है। बताइए। तो देखिए विटामिन के की उपस्थिति के कारण क्या होता है? रक्त का थक्का बनता है। तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? किसकी उपस्थिति के कारण? तो विटामिन के की उपस्थिति के कारण जो है वो रक्त का थक्का बनता है। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा विटामिन के। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? विटामिन के हो जाएगा। ठीक है, विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है? तो रिकेट्स रोग हो जाता है ना। क्या हो जाता है? रिकेट्स रोग हो जाता है। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप, सूजन एवं मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन होना क्या कहलाता है? अगर गर्भावस्था में हाई ब्लड प्रेशर है, सूजन है और मूत्र में प्रोटीन का निष्कासन हो रहा है तो उस कंडीशन को क्या बोलेंगे? मधुमेह कहेंगे, या गर्भस्थ की विषाक्तता कहेंगे, या दोनों कहेंगे, या इनमें से कोई नहीं? बताएं क्या कहेंगे? व्हाट इज
called the high blood pressure, swelling and discharge of protein in urine in pregnancy। बताइए क्या बोलेंगे इसको? डायबिटीज़ बोलेंगे, प्रेगनेंसी पॉइजन बोलेंगे, या फिर बोथ ऑफ एबव बोलेंगे, या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसको बोलेंगे गर्भ अवस्था की विषाक्तता बोला जाएगा। क्या कहा जाएगा? गर्भ अवस्था की विषाक्तता इसको कहा जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भ अवस्था की विषाक्तता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए कि निम्नलिखित में से ICDS जो है ICDS में लाभान्वित नहीं है। कौन नहीं है? गर्भवती स्त्रियां लाभान्वित नहीं है, या धात्री माताएं नहीं है, या किशोरी बालिकाएं नहीं हैं, या 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे नहीं हैं। बताइए कौन से नहीं हैं? ICDS मतलब कि इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। ये कब आई थी? तो ये आई थी 2 अक्टूबर 1975 को आई थी। और इसमें कौन शामिल नहीं है? तो देखिए गर्भवती स्त्रियां होती हैं, इसमें शामिल दूध पिलाने वाली माताएं होती हैं, ठीक है। ICDS में किशोरियां होती हैं, लेकिन 6 वर्ष से ऊपर वाले बच्चे इसमें शामिल नहीं हैं। कौन नहीं है? 6 वर्ष से ऊपर के जो बच्चे हैं, मतलब 5 वर्ष से नीचे, 6 वर्ष से नीचे के बच्चे इसमें शामिल हैं, लेकिन 6 वर्ष से ऊपर के बच्चे इसमें शामिल नहीं है। तो राइट आंसर गर्भवती स्त्रियां, धात्री माताएं और किशोरी बालिकाएं इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि प्रोटीन की संरचनात्मक इकाई क्या है? बताइए प्रोटीन की जो रचनात्मक या संरचनात्मक इकाई किसको कहा जाता है? किससे मिलकर बने होते हैं प्रोटीन? सिंपल बसीय अम्ल से, अमीनो अम्ल से, जिलेटिन से, या इनमें से किसी से नहीं। बताइए किससे मिलकर बने होते हैं? बताएंगे आंसर सभी लोग बताएंगे कि प्रोटीन किससे मिलके बने होते हैं। तो प्रोटीन अमीनो अम्ल से मिलके बने होते हैं। किससे बने होते हैं? अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं। ये कितने प्रकार? 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बने होते हैं, जिसमें से 9 जो हैं वो महत्वपूर्ण होते हैं, आवश्यक होते हैं ना, महत्वपूर्ण या फिर आवश्यक बोल सकते हैं। 9 जो हैं वो कौन से हैं? आवश्यक प्रोटीन होते हैं, ठीक है। चल नेक्स्ट देखते हैं। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है? अभी हाल ही हमने बता दिया कि विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। अगर विटामिन सी देखें तो ये क्या है? तो ये जल में घुलनशील है, ठीक है, जल में घुलनशील विटामिन है, जल में घुलनशील विटामिन है ये विटामिन सी। और सबसे ज़्यादा मुख्य स्रोत इसका क्या है? तो मुख्य स्रोत है आंवला। जो आंवला होता है ये इसका क्या है? मुख्य स्रोत है। इसके अलावा खट्टे फल इसका मुख्य स्रोत है, ठीक है, इसका मुख्य स्रोत है। और इससे कौन सा रोग होता है? तो रोग हो जाता है स्कर्वी। कौन सा होता है रोग? स्कर्वी रोग होता है, ठीक है। इसमें क्या होता है? मसूड़ों से खून आता है ना, मसूड़े से रक्त होता है, रक्त निकलता है, ठीक है, मसूड़े से रक्त निकलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? स्कर्वी, है ना। विटामिन सी विटामिन सी से क्या होता है? तो स्कर्वी रोग होता है। ये किससे होता है? तो विटामिन बी से होता है ना, विटामिन बी से होता है बेरी, ठीक है। ये किससे होता है? तो ये डी से होता है। और रतौंधी किससे होता है? तो ए से, विटामिन ए से होता है। ये इनको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बच्चों में क्रेटिनिज्म देखा जाता है। बताइए किसकी कमी से क्रेटिनिज्म हो जाता है? बच्चों में किसकी कमी से क्रेटिनिज्म देखा जाता है? आयोडीन की कमी से देखा जाता है, लौह लवण की कमी से देखा जाता है, पोटेशियम की कमी से देखा जाता है, या फिर मैग्नीशियम की कमी से देखा जाता है? बताएं बच्चों में क्रेटिनिज्म जो होते हैं वो किसकी कमी से देखा जाता है? क्रेटिनिज्म, आप इसको थोड़ा सा गौर से देखिए, ये क्योंकि ये क्वेश्चन आ चुके हैं। तो देखिए क्रेटिनिज्म जो है किसकी कमी से होता है? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आयोडीन की कमी से होता है। क्या होता है बच्चों में क्रेटिनिज्म? किसकी कमी से होता है? आयोडीन की कमी से होता है क्रेटिनिज्म। और इसके अलावा इससे कौन सा रोग होता है? तो घेंगा रोग होता है, ठीक है, घेंगा रोग भी इससे होता है, क्रेटिनिज्म भी होता है, ठीक है। चलिए क्रेटिनिज्म किससे? आयोडीन की कमी से। नेक्स्ट देखते हैं विटामिन सी से कौन सा रोग होता है? बताइए
अभी हाल ही बता दिया विटामिन सी से कौन सा कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी रोग होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी। इसमें क्या होता है? मसूड़े से रक्त आना, है ना, मसूड़ों से रक्त आना जो है इसमें होता है, और खट्टे फलों से मिलता है ये, ठीक है। किससे मिलता है? खट्टे फलों से मिलता है। और बेरी बेरी किससे होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। रतौंधी किससे होता है? विटामिन A की कमी से होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? C। चलो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि किस डॉट्स जो है किस रोग के उपचार के लिए, ये जो एक ट्रीटमेंट है डॉट्स वो किस रोग के उपचार के लिए है? बताएं। डॉट्स जो है किस रोग के उपचार के लिए आया था? खसरा के लिए, मलेरिया के लिए, हैज़ा के लिए, या फिर टीबी के लिए? बताएं किसके लिए आया था डॉट्स? तो देखिए डॉट्स जो है टीबी के इससे संक्रमित जो व्यक्ति थे उनके लिए ये डॉट्स कार्यक्रम लेकर आए थे, और ये डॉट्स कार्यक्रम टीबी वालों के लिए लेकर आए थे। ये जो होता है ये किसके कारण से होता है? तो ट्यूबरकुलोसिस के कारण से होता है। किसके कारण से होता है? बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण से होता है, ठीक है। इसको भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। पीलिया जिसे जॉइंडिस कहते हैं, पीलिया रोग किस के द्वारा प्रसारित होता है? बताइए। पीलिया रोग किसके? वायु के द्वारा, जल के द्वारा, धूप के द्वारा, या फिर मृदा के द्वारा? बताएं। ये जो पीलिया जॉइंडिस रोग होता है ये बताइए ये किसकी कमी के कारण होता है? किसके कारण से फैलता है? तो देखिए जो पीलिया रोग है वो किसके, तो वो जल, है ना, जल से फैलने वाला जो प्रदूषित जल होता है वो क्या होता है? प्रदूषित जल को पानी को अगर हम पीते हैं तो हमारी जो कि पित्ताशय होता है उसमें इन्फेक्शन हो जाता है, और जिसके कारण हमें क्या होता है? हमारा पूरा शरीर इसमें क्या हो जाता है? शरीर जो होता है, पूरा शरीर जो होता है वो कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है ना। शरीर जो होता है इसमें कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है ना। पीलिया में शरीर कैसा हो जाता है? पीला हो जाता है। तो राइट आंसर क्या है? जल के कारण होता है, प्रदूषित जल। नेक्स्ट देखते हैं कि निम्न में से कौन सी वैक्सीन गर्भवती महिला को दी जाती है? देखिए दी जाती है पूछा, टेटनस की, डीपीटी की, या ओपीवी की, या उपरोक्त सभी की? गर्भवती महिला को कौन सी वैक्सीन दी जाती है? देखिए प्रमुख रूप से नहीं पूछा उसने, ये पूछा है कि कौन सी वैक्सीन दी जाती है गर्भवती महिला को। तो देखिए गर्भवती महिला को कौन सी, तो टेटनस की दी जाती है, और ये कितनी? 2 बार, है ना, 2 बार दी जाती है। टेटनस की दी जाती है, ये ज़रूरी होता है, और ये 2 बार दी जाती है। तो क्लास्ट्रीडियम टेटेनी के नाम से जो ये टेटनस रोग हो जाता है इसे क्या? धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। कैसे क्या कहा जाता है इसे? तो इसे धनुष टंकार रोग भी कहा जाता है। धनुष टंकार रोग भी इसको कहा जाता है, ठीक है, टेटनस को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो टेटनस की क्या है? वैक्सीन दी जाती है गर्भवती महिला को। नेक्स्ट देखते हैं कि गर्भ अवस्था के दौरान महिला को आयरन में फोलिक एसिड की गोली दी जाती है। बताइए गर्भ अवस्था के दौरान महिला को आयरन फोलिक एसिड की कितनी गोलियां दी जाती हैं? बताएं। 1000 दी जाती हैं, या फिर 900, या फिर 100, या फिर 10? तो देखिए एक पूरी गर्भ अवस्था में कितने आयरन की आवश्यकता होती है महिला को? तो कितने आयरन की आवश्यकता होती है आयरन की? तो 1000 ग्राम आयरन की आवश्यकता होती है, जिसमें से क्या करता है 500 वो अपने लिए अपनी एक्टिविटीज़ के लिए रखती है, 200 इसमें से क्या हो जाता है? तो 200 तो ख़राब ही हो जाता है, बाकी जो बचा हुआ रहता 100 300 ये बच्चा यूज़ करता है, तो अदर एक्टिविटीज़। तो टोटल आयरन कितना ग्राम चाहिए रहता पूरी गर्भावस्था में? 100 ग्राम, 1000। लेकिन इसमें पूछा है कि फोलिक एसिड की कितनी गोलियाँ दी जाती हैं? तो कितनी दी जाती हैं? 100 गोलियाँ दी जाती हैं। कितनी दी जाती हैं? फोलिक एसिड की 100 गोलियाँ दी जाती हैं। गोलियाँ पूछी हैं तो कितनी दी जाती हैं?
हैं, 100 गोलियां दी जाती हैं। ये क्या करता है फोलिक एसिड, ये फोलिक एसिड जो है आयरन की कमी को, जब आयरन की कमी हो जाती है तो गर्भवती महिला को फोलिक एसिड की गोलियां ही दी जाती हैं ताकि उसका जो आयरन की कमी है वो पूरा हो सके। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कौन सा है। बताइए इनमें से कौन सा पोषक तत्व है जो कि हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। बताएं कौन सा देता है, कार्बोहाइड्रेट देता है, वसा देता है, दोनों देता है या इनमें से कोई नहीं देता। बताइए ऊर्जा पूछा है, ऊर्जा कौन सा तत्व देता है, ऊर्जा कौन सा तत्व देता है ना। बताइए कौन सा तत्व देगा ऊर्जा। तो देखिए हमारे शरीर को ऊर्जा प्रदान करने वाला पोषक तत्व कार्बोहाइड्रेट है, वसा है, दोनों है या इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ये दोनों ही पोषक तत्व क्या है, शरीर को ऊर्जा देने वाले हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या करता है, इंस्टेंट ऊर्जा देता है, लेकिन जो वसा है वो कैसा है, वो है ना हमारे शरीर में संचित होकर रहता है और फिर वो हमें लंबे समय तक के लिए ऊर्जा देता है। तो उपरोक्त दोनों ही इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। उपरोक्त दोनों ही इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि पोषण तत्व बढ़ाने की एक विधि है। बताइए पोषक तत्व बढ़ाने की एक विधि कौन सी है, इनमें से अंकुरण है, उबालना है, पीसना है या फिर गीला करना है। बताइए जो द मेथड ऑफ ग्रोइंग न्यूट्रिशन। बताइए पोषक तत्व अगर बढ़ाना है तो उसके लिए हमें कौन सी विधि का उपयोग करना पड़ेगा, अंकुरण विधि, उबालना विधि, पीसना विधि, गीला करना विधि। बताइए तो राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर है अंकुरण विधि, है ना। अंकुरण स्पाउटिंग जो होती है, स्पाउटिंग विधि जो होती है वो क्या होती है, पोषक तत्वों को बढ़ाने की एक क्या है, विधि है। पोषक तत्वों को बढ़ाने की एक विधि है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए कि स्वस्थ एवं सुपोषित माता के शिशु का वजन कितना होना चाहिए। अगर एक बच्चा है उसे है ना क्या कहते हैं सुपोषित, एक बच्चे के जन्म के समय कितना वजन होना चाहिए। सिंपल सा बात है कि एक स्वस्थ बच्चे का कितना वजन होना चाहिए, है ना। स्वस्थ माता है, सुपोषित माता है तो उसका बच्चा भी स्वस्थ ही होगा और उस स्वस्थ बच्चे का वजन कितना होना चाहिए, 3.5 या फिर 4.2 या 2.5 या फिर 2 किलो kg। बताइए तो देखिए कितना होना चाहिए, 2.5 kg होना चाहिए। ठीक है, इन्होंने 3.5 kg माना है। ठीक है, वैसे 2.5 kg को भी स्वस्थ बच्चा ही माना जाता है। जो 2.5 किलोग्राम का बच्चा होता है वो भी स्वस्थ ही माना जाता है, लेकिन इन्होंने ऑप्शन में जो 3.5 किलोग्राम माना है तो प्रीवियस ईयर का पेपर है तो बिल्कुल इसको ही मानेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गर्भवती माता के आहार में विटामिन के की कमी से किसका खतरा हो सकता है। बताइए जो गर्भवती माता होती है उसके आहार में अगर विटामिन के की कमी है तो फिर उससे किसका खतरा माने, कम वजन वाला शिशु होगा या नवजात शिशु में रक्त अल्पता हो जाए, रक्त स्राव हो जाएगा या श्वसन संबंधी परेशानी हो जाएगी या ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। तो जैसा कि हमको पता है कि जो विटामिन के जो रहता है वो क्या करता है, रक्त का थक्का बनने में मदद करता है। रक्त का थक्का बनने में क्या करता है, मदद करता है। रक्त का थक्का बनने में क्या करेगा, मदद करेगा। अब देखिए रक्त का थक्का बनने में ये मदद करता है तो अगर ये इसकी कमी हो जाएगी तो रक्त का थक्का जम नहीं पाएगा और जिसके कारण क्या हो जाएगा, अधिक रक्त स्राव हो जाएगा। तो नवजात में जो नवजात शिशु है उसमें रक्त स्राव की समस्या देखने को मिलेगी। तो राइट आंसर क्या है, ब्लीडिंग इन इन्फेंट, है ना। जो इन्फेंट होता है उसमें रक्त स्राव देखने को मिल जाएगा अगर विटामिन के की कमी होगी तो। राइट आंसर क्या है, नवजात शिशु में रक्त स्राव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि भोजन के द्वारा प्रोटीन के माध्यम से नाइट्रोजन की ली गई मात्रा उत्सर्जित मात्रा से अधिक हो तो कहलाता है। बताइए भोजन के द्वारा प्रोटीन के माध्यम से जो नाइट्रोजन की ली गई मात्रा उत्सर्जित मात्रा से अधिक हो तो क्या कहलाएगी, धनात्मक नाइट्रोजन या ऋणात्मक या नाइट्रोजन संतुलन या इनमें से कोई नहीं। देखिए भोजन में प्रोटीन के माध्यम से नाइट्रोजन ली जाती है
लेकिन ली गई मात्रा उत्सर्जित मात्रा जो हम उत्सर्जित कर रहे हैं उससे उसकी मात्रा से क्या हो अधिक है, तो फिर ऐसी नाइट्रोजन की मात्रा को हम क्या कहेंगे, तो ऐसी नाइट्रोजन की मात्रा को हम धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन कहेंगे। क्या कहेंगे? धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन कहेंगे। ठीक है, तो क्या कहा जाएगा? धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन कहा जाता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? धनात्मक नाइट्रोजन संतुलन। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्बोज के पाचन में सहायक एंजाइम है। बताइए कार्बोज के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? माल्टेज है या सुक्रेज है या दोनों है या इनमें से कोई नहीं है? बताइए कि कार्बोज के पाचन में सहायक एंजाइम कौन सा है? कार्बोहाइड्रेट, कार्बोज मतलब क्या? कार्बोहाइड्रेट को पचाने में कौन सा एंजाइम जो रहता है सपोर्टिंग एंजाइम होता है? बताइए माल्टेज, सुक्रेज, दोनों या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये दोनों ही इसके महत्वपूर्ण हैं, है ना। ये दोनों ही एंजाइम जो है महत्वपूर्ण है, चाहे वो माल्टेज हो या फिर सुक्रेज हो, ये दोनों ही क्या करते हैं? कार्बोहाइड्रेट का पाचन करने में मदद करते हैं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त दोनों। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बताइए प्लेटलेट्स की कमी किस रोग में हो जाती है? बताइए प्लेटलेट्स की कमी किस रोग में होगी? मधुमेह में, डेंगू में, हैजा में या फिर मलेरिया में? किस रोग में जो है प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है? बताएं प्लेटलेट्स की कमी जो है किस रोग में हो जाती है? मधुमेह में, डेंगू में हो जाती हैं, हैजा में हो जाती है या फिर मलेरिया में हो जाती हैं? तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है? जो डेंगू होता है, डेंगू में क्या होती है? प्लेटलेट्स की कमी होती है। अगर डेंगू हो जाता है तो ये इसमें क्या हो जाता है? प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डेंगू इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी लोग अगर क्लास को शेयर, जितने भी लोग देख रहे हैं एक बार सभी लोग क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और क्लास को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। ठीक है, क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संक्रामक रोगों से बचाव का उपाय है। बताइए संक्रामक रोगों से बचाव का उपाय क्या है? प्रातः टहलना या धूप में बैठना या फिर पौष्टिक आहार लेना या फिर टीके लगवाना? बताइए क्या है? जो संक्रामक रोग होते हैं उनसे बचाव का मुख्य उपाय कौन सा है? प्रातः टहलना, धूप में बैठना, पौष्टिक आहार लेना या फिर टीके लगवाना? तो देखिए मुख्य उपाय पूछा है उन्होंने कि मुख्य उपाय कौन सा है, तो वो मुख्य उपाय तो कौन सा हो जाएगा? वैक्सीनेशन हो जाता है। क्या हो जाता है? वैक्सीनेशन। वैक्सीन इसलिए ही लगाई जाती है कि जो संक्रामक रोग होते हैं उनसे हमारी क्या हो सके? रक्षा हो सके। तो बिल्कुल वैक्सीनेशन जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण प्रमुख घटक है। बताइए देखिए थायरोक्सिन हार्मोन बनाने में उसके निर्माण में मुख्य घटक कौन सा होता है? सल्फर होता है, आयोडीन होता है या मैग्नीशियम होता है या फिर क्लोरीन होता है? बताइए क्या हो सकता है? सभी लोग आंसर लगाएंगे कि थायरोक्सिन हार्मोन के निर्माण का प्रमुख घटक कौन सा है। अगर आपको ये पता है कि थायरोक्सिन हार्मोन किससे रिलेट है तो बिल्कुल आप इसका आंसर लगा सकते हैं। सभी लोग इसका आंसर बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। बस आपको अगर ये पता हो कि थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है वो किससे रिलेटिव है तो आप बिल्कुल इसका राइट आंसर लगा सकते हैं। बताइए देखिए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण आयोडीन की कमी से, आयोडीन इसमें प्रमुख घटक होता है। अगर आपको थायरोक्सिन हार्मोन बनाना है, थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण हो हमारे शरीर में तो उसके लिए हमारे शरीर में आयोडीन होना ज़रूरी होता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बताइए कि किसकी कमी से गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट हो जाती हैं? इनमें से क्या चीज़ की कमी हो जाएगी जिससे कि गर्भस्थ शिशु का जो मस्तिष्क है उसकी कोशिकाएं नष्ट हो सकती हैं? तो प्रोटीन, विटामिन, खनिज या फिर वसा? बताएं। सभी लोग आंसर लगाएंगे
कि इनमें से किसकी कमी के कारण गर्भस्थ शिशु के मस्तिष्क की कोशिकाएं जो हो जाती हैं वो नष्ट हो जाती हैं। तो किसकी कमी से हो जाती हैं? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? विटामिन की कमी से हो जाती है। किसकी कमी से? अगर हमारे अंदर विटामिन्स की कमी है तो उससे क्या होता है कि अगर कोई गर्भ अवस्था में किसी माता के अंदर विटामिन्स की कमी रह जाती हैं तो उसके कारण क्या होता है, जो गर्भस्थ शिशु होता है उसकी मस्तिष्क की कोशिकाएं नष्ट होने का डर होता है। तो राइट आंसर विटामिन हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि निम्न में से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है? बताइए इनमें से कौन सा रोग अनुवांशिक रोग है जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आता है? तो काली खांसी है, हीमोफीलिया है, एनीमिया है या फिर प्लेग है? बताइए कौन सा रोग जो है वो जो कि अनुवांशिक है? तो देखिए जो अगर सिकल सेल एनीमिया देते, क्या देते? सिकल सेल एनीमिया देते तो वो क्या होता है, वो अनुवांशिक होता है। लेकिन यहाँ सिर्फ एनीमिया दिया है तो एनीमिया अनुवांशिक नहीं होता है। तो ये राइट आंसर क्या हो गया? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो रहता है वो क्या होता है? अनुवांशिक रोग होता है। इसमें क्या होता है? हीमोफीलिया एक बच्चे से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आने की संभावना होती है। लेकिन इसमें अगर सिकल सेल एनीमिया दिया जाता तो सिकल सेल एनीमिया जो होता है ये भी एक क्या है? अनुवांशिक बीमारी ही है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि बताइए हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व है। बताइए हीमोग्लोबिन आवश्यक तत्व किसका है? कैल्शियम, आयरन, आयोडीन या पोटेशियम? बताइए हीमोग्लोबिन का जो आवश्यक तत्व है वो कौन सा है? कैल्शियम है, आयरन है, आयोडीन है या फिर पोटेशियम है? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए राइट आंसर अगर हम देखें तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका राइट आंसर हो जाएगा आयरन, है ना। आयरन क्या है? हीमोग्लोबिन का आवश्यक तत्व कौन सा होता है? तो आयरन है ना। क्या है? आयरन है, Fe है। और आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या किसकी गोलियां दी जाती हैं? तो फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। ठीक है, आयरन की कमी को पूरा करने के लिए फॉलिक एसिड की गोलियां दी जाती हैं। तो राइट आंसर आयरन हो जाएगा। चलिए बताइए कुपोषण के कारण होने वाला रोग कौन सा है? कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है? क्वाशियोरकर रोग होता है, क्षय रोग होता है, मतलब टीबी होती है या फिर टाइफाइड होता है? बताइए कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है? सभी लोग बताएंगे कि कुपोषण के कारण कौन सा रोग होता है। तो देखिए अगर टीबी देखें तो टीबी तो बैक्टीरिया के कारण होता है, ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरियम, है ना, इसके कारण होता है। दूसरा देखें टाइफाइड तो साल्मोनेला टाइफी नामक जीवाणु के कारण होती है। तो ये दोनों तो जीवाणु के कारण होती हैं। लेकिन क्वाशियोरकर जो होता है ये प्रोटीन की कमी से होती है। किसकी कमी से होती है? प्रोटीन की कमी से होती है। तो इसलिए कुपोषण से संबंधित कौन सी बीमारी हो जाती है? तो कुपोषण से संबंधित हो जाएगी क्वाशियोरकर रोग हो जाता है ना। इसके अलावा मेरास्मस जो है ये भी क्या है? तो मेरास्मस भी एक क्या है? तो कुपोषण से संबंधित रोग है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वाशियोरकर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं कार्बोहाइड्रेट का मुख्य कार्य क्या है? बताइए कार्बोहाइड्रेट मुख्य रूप से क्या कार्य करता है? बताइए सभी लोग आंसर लगाएंगे कि कार्बोहाइड्रेट जो है मुख्य रूप से क्या कार्य करता है। देखिए क्या कार्य करता है? ये वृद्धि एवं विकास करता है, ऊर्जा प्रदान करता है, या रोग प्रतिरोध क्षमता उत्पन्न करता है, या इनमें से कोई नहीं। देखिए इसमें इन्होंने पूछा है कि मुख्य कार्य कौन सा करता है। इसमें मुख्य कार्य पूछा है तो आप इसको थोड़ा सा ध्यान में रखें। तो देखिए मुख्य कार्य कार्बोहाइड्रेट का क्या है? मुख्य कार्य तो ये है कि वो ऊर्जा प्रदान करता है। क्या करेगा? ऊर्जा देने का काम करता है ना। मुख्य काम पूछा था इसका, तो मुख्य काम तो इसका क्या है? मुख्य काम इसका ऊर्जा प्रदान करना है। रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करना किसका काम है? तो विटामिन्स का काम है। किसका काम है? विटामिन्स का काम है। तो ये भी आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? बताइए कि एक वयस्क महिला को प्रोटीन की आवश्यकता होती है। कितने प्रोटीन? 55 ग्राम प्रतिदिन, 70 ग्राम प्रतिदिन, 65 ग्राम या फिर 75 ग्राम? बताएं कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है? एक वृद्ध महिला को पूछा है, इन्होंने वयस्क महिला को पूछा है कि कितने प्रोटीन की आवश्यकता होती है। बताएं सभी लोग आंसर लगाएंगे। क्लास को शेयर ज़रूर करेंगे। आप सभी लोग शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा
और क्लास पसंद आ रही है तो लाइक भी कर दीजिएगा। चलिए बताइए राइट आंसर क्या हो जाएगा। सभी लोग अपने अपने आंसर जो है कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि आपका आंसर क्या है। बस आपको क्वेश्चन नंबर डालना रहेगा और उसके बाद आप उसका आंसर लिख सकते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या है। एक वयस्क महिला को प्रतिदिन कितने, तो 55 ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। एक वयस्क महिला का पूछा है तो प्रतिदिन उसको कितने ग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है, तो 55 ग्राम प्रतिदिन प्रोटीन की आवश्यकता होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए गर्भवती स्त्री के लिए लौह तत्व की आवश्यकता मात्रा बताइए। अब लौह तत्व मतलब कि आयरन की अगर एक कोई गर्भवती स्त्री है तो उसे कितने आयरन की आवश्यकता होती है बताइए। आयरन की कितने आयरन की आवश्यकता होगी, तो 38 मिलीग्राम प्रतिदिन, 26 मिलीग्राम प्रतिदिन, या 44 मिलीग्राम प्रतिदिन, या फिर 45 मिलीग्राम प्रतिदिन। बताएं कितने आयरन की आवश्यकता होती है। तो देखिए गर्भवती स्त्री के लिए लौह तत्व की आवश्यक मात्रा कितनी है, तो 38 मिलीग्राम प्रतिदिन। कितनी, 38 मिलीग्राम प्रतिदिन जो है लौह तत्व की आवश्यकता होती है। कितनी लौह तत्व की आवश्यकता होती है, 38 मिलीग्राम प्रतिदिन लौह तत्व की आवश्यकता होती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 38 मिलीग्राम प्रतिदिन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वायु से फैलने वाला रोग है बताइए। वायु से फैलने वाला रोग कौन सा है, इनमें से हैजा है, या फिर चेचक है, प्लेग है, या फिर रिकेट्स है। बताएं किस जो है वायु से फैलने वाला रोग इनमें से कौन सा है। अगर वायु से देखें तो रिकेट्स तो विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, विटामिन डी की कमी से होता है, विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है, और प्लेग जो होता है चेचक में तो चकते पड़ जाते हैं। ठीक है, स्मॉल पॉक्स और प्लेग जो कि बर्ड्स में होता है। अब वायु से फैलने वाला कौन सा रोग हो जाएगा, तो ये चेचक ही हो जाएगा। इस है ना, ये संक्रामक रोग होता है चेचक और चिकन पॉक्स जिसको कहा जाता है। ठीक है, तो ये किसके कारण होता है, वायु से फैलने वाला होता है। ठीक है, चलिए हैजा तो किससे होता है, पानी से होता है, प्रदूषित पानी से होता है। नेक्स्ट देखते हैं कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन किस वर्ष में किया गया था। बताएं कि भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन किस वर्ष किया गया था। बताइए पहली स्वास्थ्य नीति कब आई थी, 1983 में, 78 में, 75 में, या फिर 80 में। बताएं कब आई थी। भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति का अनुमोदन कब किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1983 में। कब किया गया था, 1983 में किया गया था। राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1983। इसमें ये आप ऐसे कर सकते हैं, अगर आपको क्रिकेट पसंद है तो आप है ना 1983 में हमने पहला वर्ल्ड कप जीता था, और उसी टाइम फिर हमको समझ आ गया था कि फिट रहेंगे तो ही सही रहेंगे, इसलिए हमें फिर हमारे देश में स्वास्थ्य नीति लेकर आए थे ना, क्योंकि हमने 83 में क्या जीत लिया था, वर्ल्ड कप जीत लिया था। इसमें अनुमोदन किया था ना, अनुमोदन किया था। ठीक है, पॉलिसी को अनुमोदन अप्रूव्ड किया था। ठीक है, तो अनुमोदन, तो उन्होंने देखा कि यार अपन तो फिट हैं, तभी तो अपन वर्ल्ड कप जीत गए, तो उन्होंने कहा यार फिर तो हमको फिट रहना है, तो हमको राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति पर ध्यान देना पड़ेगा, है ना। स्वास्थ्य अच्छा रखेंगे तभी फिट रहेंगे और वर्ल्ड कप लाएंगे। तो राइट आंसर 1983 हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि किस बीमारी का टीका उपलब्ध नहीं है। इनमें से कौन सी बीमारी है जिसका टीका उपलब्ध नहीं है, तो डेंगू का नहीं है, खसरा का नहीं है, या फिर टीबी का नहीं है, या फिर काली खांसी का नहीं है। बताइए किसका जो टीका है वो उपलब्ध नहीं है। वैक्सीनेशन किसकी उपलब्ध नहीं है, वैक्सीन, तो देखिए काली खांसी की तो उपलब्ध है। ठीक है, और खसरा की, मीज़ल्स की भी उपलब्ध है, और इसमें से है ना क्या कहते हैं टीबी की भी उपलब्ध है, लेकिन किसकी नहीं है, तो डेंगू की नहीं है ना, डेंगू की नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हो जाती हैं, प्लेटलेट्स कम हो जाती हैं। हमारी जो प्लेटलेट्स होती हैं उनकी मात्रा क्या होती जाती है, धीरे धीरे कम होती चली जाती है, तो उसको डेंगू कहते हैं, और डेंगू का कोई भी टीका उपलब्ध नहीं है। ठीक है, चल
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना कौन सी है, बताइए। प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना उपलब्ध है केवल महिलाओं के लिए या केवल ST/SC महिलाओं के लिए या केवल पिछड़ा वर्ग महिलाओं के लिए या महिला और बच्चों के लिए, बताइए। प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना है ना, कौन सी परिवहन उपचार योजना जो है वो किन के लिए लाई गई थी। तो देखिए परिवहन प्रसव के लिए है, तो प्रसव किसका होगा, तो जो प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना जो है वो केवल किसके लिए है, SC/ST की महिलाओं के लिए थी। ये किसके लिए थी, SC/ST की महिलाओं के लिए थी। कौन सी, प्रसव हेतु परिवहन उपचार योजना। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि धूम्रपान धूप से मनुष्य को कौन सा विटामिन मिलता है, बताइए। धूप से कौन सा मिलता है, विच विटामिन इज ऑब्टेन फ्रॉम द सनलाइट, विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन ए या विटामिन के, है ना, बताइए कौन कौन से विटामिन से मिलती है। तो देखिए विटामिन के किससे मिलेगा, ये तो रक्त का थक्का जमने में मदद करता है। विटामिन ए जो मिलता है जैसे गाजर, मछली का तेल, अंडा, मांस, मीट, इनसे मिलता है। विटामिन सी खट्टे फलों से, आंवले से, है ना, इनसे मिलता है। हरी मिर्ची में विटामिन क्या कहते हैं, सी होता है। लेकिन विटामिन डी जो है वो किससे मिलता है, हमें सनलाइट से भी मिलता है ना, सनलाइट से भी मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, विटामिन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब प्रारंभ की गई थी, बताएं कि राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब लागू की गई थी। 15 सितंबर 2006 को, 25 सितंबर 2004 को, 25 सितंबर 2008 को, 15 सितंबर 2003 को, बताइए कब की गई थी। राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब लाई गई थी। तो देखिए राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना कब लाई गई थी, तो ये 25 सितंबर 2004 को लाई गई थी। कब लाई गई थी, 25 सितंबर 2004 को लाई गई थी। ठीक है, 25 सितंबर 2004 को राज्य में दीनदयाल अंत्योदय उपचार योजना लाई गई थी। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रोटावायरस टीका निम्न में से किस बीमारी के बचाव के लिए लगाया जाता है, बताइए। रोटावायरस जो है वो रोटावायरस टीका जो है निम्न में से किस बीमारी से बचाव करता है, हैजा से, दस्त से, त्वचा रोग से या इनमें से कोई नहीं, बताएं क्या राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए रोटावायरस टीका जो है निम्न में से किस बीमारी से बचाव करता है, तो राइट आंसर हो जाएगा दस्त से। किससे करता है, डायरिया जो रहता है डायरिया से करता है। ठीक है, डायरिया से करता है, मतलब दस्त से बचाव करता है। कौन सा, रोटावायरस जो है दस्त से बचाव करता है। ठीक है, चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना से लाभान्वित होने वाली बालिकाओं की आयु क्या है। जो राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना किस उम्र की बालिकाओं के लिए चलाई गई थी। राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना 11 से लेकर 18 वर्ष तक की, 5 से लेकर 12 वर्ष तक की, 6 से लेकर 14 वर्ष तक की, या फिर 10 से लेकर 15 वर्ष तक की आयु की बालिकाओं के लिए, बताएं। देखिए राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना से लाभान्वित होने वाली बालिकाओं का जो आयु वर्ग है वो कितना था, तो वो कितना था बताएं। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर हो जाएगा 11 से लेके 18 वर्ष तक, है ना। कितना है, 11 से लेके 18 वर्ष तक इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो राष्ट्रीय किशोरी शक्ति योजना से लाभान्वित होने वाली बालिकाओं की आयु वर्ग कितना है, तो वो है 11 से लेके 18 वर्ष।
बताइए कि किस रोग के कारण स्त्रियों की कमर झुक जाती है। बताएं किस रोग के कारण स्त्रियों की कमर झुक जाएगी। मेरास्मस, ओस्टियोमलेशिया, क्वासियोरकर या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं किस रोग में स्त्रियों की कमर जो है वो झुक जाती है। विच डिसीज कोज वुमेन वेस्ट टू बेंड। मेरास्मस, ओस्टियोमलेशिया, क्वासियोरकर, नन ऑफ दिस। बताएं किस में झुक जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा। चलिए तो राइट आंसर क्या देखते हैं हम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो राइट आंसर हो जाएगा ओस्टियोमलेशिया में, है ना। किसमें, ओस्टियोमलेशिया में जो है वो क्या हो जाता है, महिलाओं की कमर झुक जाती है। क्या हो जाती है, महिलाओं की कमर झुक जाती है। किसमें, ओस्टियोमलेशिया में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। अभी तक अगर आपने क्लास को शेयर नहीं किया है तो ये गलत बात है। जितने भी लोग क्लास को देख रहे हैं प्लीज़ सभी लोग एक बार क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर करते रहिएगा। चलिए बताएं राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर क्या है, अच्छा क्वेश्चन है कि लौह लवण का मुख्य कार्य क्या है। जो आयरन होता है उसका मेन फंक्शन क्या है। ऑक्सीजन का परिवहन, हाइड्रोजन का परिवहन, प्रोटीन का परिवहन या इनमें से कोई नहीं। बताएं क्या है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका। तो देखिए लौह लवण का मुख्य कार्य क्या होता है। तो लौह लवण का मुख्य कार्य होता है ऑक्सीजन का परिवहन। क्या होता है, ऑक्सीजन का परिवहन जो है लौह लवण का मुख्य कार्य होता है। तो लौह लवण का मुख्य कार्य कौन सा होता है, ऑक्सीजन का परिवहन। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का परिवहन। चल नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बताइए मुख से दिया जाने वाला टीका कौन सा है। बताएं पोलियो का दिया जाता है, बीसीजी का, हेपेटाइटिस का या फिर इनमें से कोई नहीं। बताएं किसका दिया जाता है। मुख द्वारा द वैक्सीन विच इज़ गिवन बाय माउथ इज़ पोलियो, बीसीजी, हेपेटाइटिस, नन ऑफ दिस। तो देखिए पोलियो का जो है ओपीवी ओरल पोलियो वैक्सीन जो होती है वो कैसी दी जाती है, ओरल ही दी जाती है, मुख के द्वारा दी जाती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा कि मुख के द्वारा दी जाने वाली वैक्सीन कौन सी है। तो वो कौन सी वैक्सीन है, तो वो है पोलियो की वैक्सीन है। कौन सी है, पोलियो की वैक्सीन है। ठीक है, किसकी वैक्सीन है, पोलियो की वैक्सीन है। और पोलियो की जो वैक्सीन होता है उसे -20 डिग्री पर रखा जाता है। ठीक है, -20 डिग्री पर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है। बताएं पोलियो में शरीर का कौन सा अंग जो है वो प्रभावित होगा। तो यकृत मतलब हमारा लिवर होगा, या फिर हमारा किडनी होगी, या फिर इंस्टेटाइन मतलब आंत होगी, या फिर अग्नाशय होता है। बताएं सॉरी पोलियो ने पूछा है, पीलिया पूछा है, सॉरी है ना, पीलिया बताइए। पीलिया जॉइंटिस में बताइए कि पीलिया रोग में हमारे शरीर में से कौन सा अंग प्रभावित होता है, हमारा लिवर या हमारी किडनी या फिर हमारी इंस्टेटाइन या फिर जो पैंक्रियास। बताएं क्या प्रभावित होता है। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा। तो देखिए पीलिया रोग में क्या प्रभावित होता है, हमारा जो लिवर होता है ये प्रभावित होता है। पीलिया रोग में क्या प्रभावित होता है, लिवर हमारा क्या होता है, प्रभावित होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, लिवर। ठीक है, पीलिया में हमारा क्या होता है, लिवर प्रभावित होता है। आप इसको याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से गर्भ अवस्था का सामान्य लक्षण नहीं है। बताइए इनमें से कौन सा जो है गर्भ अवस्था का सामान्य लक्षण नहीं है। ठीक है, बार बार पेशाब आना, उल्टियाँ होना, चक्कर आना या भ्रूण की धड़कन सुनाई देना। मतलब भ्रूण की, है ना, भ्रूण नहीं, भ्रूण की धड़कन सुनाई देना। बताइए क्या जो है सामान्य मतलब कि निम्नलिखित में से गर्भ अवस्था का सामान्य लक्षण नहीं है। इनमें से कौन सा सामान्य लक्षण नहीं है गर्भ अवस्था का, बार बार पेशाब आना, उल्टियाँ होना, चक्कर आना या भ्रूण की धड़कन सुनाई देना।
राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा, सभी लोग आंसर लगाएंगे। तो राइट आंसर इसका क्या है, चक्कर आना, है ना। ये सामान्य नहीं है ना, सामान्य लक्षण चक्कर आना नहीं है, ये तो फिर कमजोरी के कारण चक्कर आएंगे। जबकि पेशाब लगना, बार बार आना, ये भी सामान्य लक्षण होता है। उल्टियाँ होना भी और भ्रूण की धड़कन सुनाई देना भी, ये सामान्य। लेकिन चक्कर आना किसी न किसी की कमी के कारण ही होता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, चक्कर आना इसकी क्या सामान्य घटना नहीं है, सामान्य लक्षण नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन है, बताइए। प्रजनन क्षमता को विटामिन अफेक्टिंग फर्टिलिटी इज, बताइए कौन सा। तो विटामिन ई, विटामिन सी, विटामिन ए या फिर विटामिन डी, बताइए प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन कौन सा है। प्रजनन क्षमता को प्रभावित करने वाला विटामिन इनमें से कौन सा है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ई, है ना। विटामिन ई क्या है, तो विटामिन ई क्या करता है, जो प्रजनन क्षमता है उसको कम कर देता है। इसे नपुंसकता, इसकी कमी से नपुंसकता होने का खतरा होता है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ई। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुपोषण हेतु जिम्मेदार कारक है, बताइए क्या है। फैक्टर विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मैल न्यूट्रिशन इज, बताइए। निर्धनता मतलब पॉवर्टी, अगर कोई बच्चा कुपोषित है तो उसका कारक निर्धनता हो सकता है, या फिर उसकी अज्ञानता मतलब इलिटरेसी हो सकता है, ठीक है। अशिक्षित होना हो सकता है, या फिर अधिक जनसंख्या किसी का भी कुपोषित होने का कारक बन सकता है, या फिर ऑल ऑफ दीज, बताइए क्या हो सकता है। तो देखिए कोई भी व्यक्ति अगर कुपोषित मतलब कोई बच्चा कुपोषण है तो बिल्कुल वो गरीब हो सकता है, इसलिए उसको सही से खाना नहीं मिल पा रहा हो, तो इसलिए वो कुपोषण हो सकता है उसके अंदर। दूसरा है, हो सकता है वो अज्ञान हो, मतलब कि अशिक्षित है तो उसको पता ही नहीं है कि क्या खाने में हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, तो उससे भी हो सकता है। तीसरा है, जनसंख्या अधिक होने पर क्या होती, खाद्य सामग्री उपलब्ध नहीं हो पाती, जिसके कारण उनको पूरे प्रकार के जो भी बैलेंस डाइट में जितने भी तत्व होते हैं वो पूरी मात्रा में मिल नहीं पाते हैं, कम मात्रा में मिलते हैं, तो इससे भी बच्चा क्या हो जाता है, कुपोषित हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दीज। क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑल ऑफ दीज हो जाएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है रतौंधी नामक बीमारी किसकी कमी से होती है। अगर आपने क्लास को बहुत ध्यान से देख रहे होंगे तो बिल्कुल बता ही देंगे, और ये तो नॉर्मल आपने पढ़ भी रखा होगा कि रतौंधी नामक बीमारी जो है किसकी कमी से हो जाता है। विटामिन ए की कमी से, विटामिन सी की कमी से, विटामिन डी की कमी से, या फिर इनमें से कोई नहीं, बताइए किसकी कमी से हो जाता है। तो देखिए विटामिन जो है रतौंधी जो है वो विटामिन ए की कमी से हो जाती है। इसे नाइट ब्लाइंडनेस कहा जाता है, रात के समय साफ साफ दिखाई नहीं देता है ना। और इसके मतलब इसकी कमी से, विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है, रतौंधी रोग हो जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, विटामिन ए की कमी से होता है, ठीक है। चल विटामिन सी से स्कर्वी हो जाता है, विटामिन डी से रिकेट्स हो जाता है, ठीक है। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। घेंगा रोग किस तत्व की कमी से होता है, बताइए। घेंगा रोग जो है वो किस तत्व की कमी से होगा, आयरन की कमी से, विटामिन ए, जिंक, या फिर आयोडीन की कमी से, बताइए। घेंगा रोग जो होता है, गोइटर जो डेफिशिएंसी होती है वो किसकी कमी से होती है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बताएं। सभी लोग आंसर लगाते हुए चलेंगे, क्लास को शेयर करते हुए चलेंगे, ठीक है। तो देखिए जो घेंगा रोग हो जाता है वो किसकी कमी से होता है, तो आयोडीन की कमी से हो जाता है। किसकी कमी से हो जाता है, आयोडीन की कमी से हो जाता है। और आयोडीन की कमी से ही क्रेटिनिज्म जो रोग होता है नवजात में, वो भी आयोडीन की कमी से होता है, तो आप इसको भी याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान कहाँ स्थित है, बताइए। राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान जो है वो कहाँ पर स्थित है, बताएं। नई दिल्ली में है, लखनऊ में है, या फिर चंडीगढ़ में है, या फिर भोपाल में है, बताएं।
पूछा गया है राष्ट्रीय संक्रामक रोग संस्थान ने द नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इन्फेक्शन डिसीज इज़ लोकेटेड। तो राइट आंसर इसका नई दिल्ली हो जाएगा। ये कहाँ पर है? नई दिल्ली में है। राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? नई दिल्ली इसका राइट आंसर हो जाएगा। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पोलियो का विषाणु मनुष्य के किस अंग को में पोषण करता है? बताइए। पोलियो, अब इसमें पोलियो का पूछा है। पोलियो वायरस न्यूरिज्ड इन विच ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी? बताएं। पोलियो का विषाणु मनुष्य के किस अंग में पोषण करता है? आंत में, किडनी में, रक्त में या फिर फेफड़े में? बताएं। देखिए, पोलियो जो रोग होता है, पोलियो रोग में मनुष्य का कौन सा अंग ज़्यादा प्रभावित होगा? क्योंकि जिस जगह पर वो रहते हैं, पोषण जहाँ से मिलता है, उसी अंग को वो क्या करते, प्रभावित करते हैं। तो पोलियो में जो आंत जो है मनुष्य की क्या प्रभावित होती है? आंत प्रभावित होती है ना, मतलब आंत से उनको पोषण मिलता है, तंत्रिका तंत्र उनका प्रभावित होता है ना, तंत्रिका तंत्र प्रभावित होगा और आंत से उनको क्या मिलता है? पोषण मिलता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? राइट आंसर हो जाएगा पोलियो का विषाणु जो है मनुष्य के आंत में पोषण करता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो गर्भ अवस्था में महिला का शारीरिक वजन है? बताइए। गर्भ अवस्था में महिला का शारीरिक वजन है, वजन बढ़ जाता है, घटना चाहिए, स्थिर रहना चाहिए, इनमें से कोई नहीं? बताइए। गर्भ अवस्था में महिला का वजन क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए, घटना चाहिए या फिर स्थिर रहना चाहिए या इनमें से कोई नहीं? राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए, महिला का गर्भ अवस्था में कम से कम 10 से लेके 12 kg तक उनका वजन क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भ अवस्था में महिलाओं का वजन क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। कितना बढ़ना चाहिए? तो पूरी गर्भ अवस्था में 10 से लेके 12 kg तक उनका बढ़ जाता है। और इसमें क्या होता है? लास्ट के 3 मतलब कि लास्ट की 3 माही जो रहती है उसमें 1/3 होता है, बढ़ता है, और जो दूसरी तिमाही में हाफ मतलब हाफ बढ़ता है। तो इस तरीके से 10 से लेके 12 kg तक बढ़ जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? बढ़ना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि संतुलित आहार किसे कहते हैं? बताइए। संतुलित आहार इनमें से किसको कहा जाएगा? जिसमें उचित खाद्य पदार्थों का समावेश हो, या फिर जिसमें सभी पोषक तत्व उचित अनुपात में हो, या सुपाच्य हो, आकर्षक हो, रुचिकर हो, या इनमें से कोई नहीं? बताएं। सॉरी, उपरोक्त सभी। बताइए कौन से जो है वो सभी लोग आंसर लगाते हुए साथ साथ चलेंगे और बताएंगे कि राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए, संतुलित आहार उपरोक्त सभी, जिसमें है ना सभी उचित पदार्थों का समावेश भी होना चाहिए, सारे पोषक तत्व उचित अनुपात में मिले भी होने चाहिए, और उस सुपाच्य भी होना चाहिए, आकर्षक भी होना चाहिए, रुचिकर भी होना चाहिए। तो उपरोक्त सभी, ये सभी चीज़ें इसके अंदर होनी चाहिए। तो राइट आंसर क्या है? संतुलित आहार किसको बोलेंगे? जिसमें ये सारी चीज़ें मिलेंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि गर्भ अवस्था में होने वाले मधुमेह क्या कहलाता है? जो गर्भ अवस्था में जो मधुमेह होता है, डायबिटीज़ होता है, उसको क्या बोलेंगे? जुवेनाइल मधुमेह बोलेंगे, जेस्टेशनल मधुमेह बोलेंगे, टाइप 1 मधुमेह बोलेंगे, टाइप 2 मधुमेह बोलेंगे? बताइए कौन सा मधुमेह कहा जाता है? सभी लोग आंसर लगाएंगे कि कौन सा मधुमेह इसको कह सकते हैं। तो देखिए, जो गर्भ अवस्था में होने वाला जो मधुमेह होता है, डायबिटीज़ होता है प्रेगनेंसी के टाइम पे, उसको क्या बोला जाता है? जेस्टेशनल मधुमेह कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। गर्भ अवस्था में होने वाले जो डायबिटीज़ होता है उसको जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। कौन सी? जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? अभी तक क्लास को शेयर नहीं किया है तो क्लास को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। बताइए, कैल्शियम की कमी से होने वाली बीमारी है? बताइए, कैल्शियम की कमी से कौन सी बीमारी होती है? ऑस्टियोमलेशिया हो जाता है, ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, दोनों हो जाता है, या इनमें से कोई नहीं? बताइए।
ओस्टियोमलेशियम क्या होता है, जो महिलाएं हैं उनकी कमर क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, नीचे की ओर झुक जाती है। तो आप इसको भी याद रखें कि ओस्टियोमलेशिया में कैसी हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। ठीक है, अब बताएंगे राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो देखिए राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा कि जो कैल्शियम की कमी से जो है ये दोनों ही रोग होते हैं, ओस्टियोमलेशिया भी और ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस में क्या होता है, हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। ठीक है, हड्डियों में छिद्र हो जाते हैं। ओस्टियोमलेशिया में क्या हो जाता है, महिलाओं की कमर क्या हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है, झुक जाती है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, दोनों। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं कि विषाणु द्वारा फैलने वाली बीमारी कौन सी, बताइए। विषाणुओं के द्वारा, वायरस के कारण कौन सी बीमारी फैलती है, टाइफाइड फैलती है, मलेरिया फैलती है, फ्लू फैलता है, या इनमें से कोई नहीं, बताएं क्या फैलता है। तो देखिए टाइफाइड तो क्या है, साल्मोनेला टाइफी जीवाणु के कारण होता है, तो ये तो होगा ही नहीं। मलेरिया एक प्रोटोजुआ से है, तो वो तो फैलेगा ही नहीं। फ्लू जो है नॉर्मल फीवर वगैरह जो होता है वो वायरस के कारण फैल जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, राइट आंसर हो जाएगा फ्लू। तो देखिए आज के क्वेश्चन हमारे कंप्लीट हो जाते हैं यहीं पर। आपके आज की क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। जाते समय क्लास को शेयर करके ज़रूर जाइएगा। क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो चैनल को प्लीज़ सभी लोग सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर ज़रूर कीजिएगा। इससे पहले हमने 2 प्रैक्टिस सेट आपको कंप्लीट करा दिए हैं। अगर आपने अभी तक वो दोनों प्रैक्टिस सेट नहीं देखे हैं तो हमारी प्लेलिस्ट में जाकर दोनों प्रैक्टिस सेट्स को आप देख सकते हैं। और इसके अलावा अभी तक अगर आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा है तो हमारी जो यूट्यूब पर हमारी पूरी जितनी भी क्लासेस हैं जो महिला पर्यवेक्षक के लिए हैं, आप उनको एक बार सभी को स्पीड तेज करके सिर्फ सुन भी लेंगे, उसको देख लेंगे पूरी, तो आपके 155 प्लस क्वेश्चन आपके बिल्कुल सही होने की संभावना है। ठीक है, तो बस एक बार क्या करेंगे, अगर आपने अभी तक बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा है तो बिल्कुल आप तो है ना एक बार स्पीड तेज कर और सभी क्लास को 1 बाय 1 आप सुनते जाएंगे तो बिल्कुल आपका सिलेक्शन हो सकता है। बस आपको क्लास को देखना ज़रूर पड़ेगा। तो आज की क्लास में हम इतना ही रखेंगे। इसकी पीडीएफ चाहिए तो पीडीएफ के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ से इसकी पीडीएफ मिल जाएगी। क्लास को देखते रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा क्लास को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के साथ। क्लास पसंद आए तो लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही रखते हैं, फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चंस के साथ अगली क्लास में। तब तक के लिए सभी को जय हिंद साथियों।